वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। जर्नल साइंस का मैराथन सेकंड आज इंपॉर्टेंट मैराथन लेके आए हैं आपके लिए। कंप्लीट सिलेबस, इस एक ही मैराथन में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जेके एसएसबी जेके पीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर लैब अटेंडेंट और FAA के लिए। फॉरेस्ट एग्जाम का सिलेबस भी इसी में दिया गया है। इसका हर एक MCQ जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास को एंड तक देखते रहे, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास को स्किप ना करें, रिजल्ट आपका इसी पे डिपेंड करेगा। आपका साइंस का रिजल्ट इस मैराथन पे डिपेंड करेगा। आई एश्योर यू कि ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। The value of acceleration due to gravity of Earth at the equator is less than that of the pole due to। बताता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के इक्वेटर पे क्यों कम होती है पोल के कंपैरिजन में। अगर पोल पे जो है ज्यादा होती है तो अर्थ के इक्वेटर पे कम क्यों होती है। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ए पार्ट, शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ द मून। चलिए बताइए, कमेंट में बताइए। आपको एक काम करना है, पेन और नोटबुक को साथ रखना है और अपना स्कोर कवर करना है विदाउट चीटिंग। ये आपको काफी हेल्प करेगा। इसका राइट आंसर जो है वो शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ इसलिए क्योंकि अर्थ फुली गोल नहीं है। अर्थ जो है वो पोल्स पे जो है वो फ्लैटेंड है, और जो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती है। तो ये डिपेंड करती है शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे कितनी लगती है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्सपीरियंस करता है। अज्यूम दैट द अर्थ इज परफेक्टली स्फेरिकल। अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है परफेक्टली स्फेरिकल है, तो उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। ए पार्ट 0G फोर्स या 1G फोर्स या 9.81G फोर्स या 10G फोर्स। बताइए कितनी लग सकती है। तो आपको मैंने थ्योरेटिकल क्लास में समझाया हुआ था कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इधर जो है वो चारों साइड से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, और इस पे लग जाती है नेट फोर्स कितनी, 0। नेट फोर्स कितनी लगती है, 0 लगती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या होती है। ए पार्ट 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10 रेज पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर 6.67 इंटू 10 रेज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्मर फ्लूइड राइजेस एंड कूलर फ्लूइड सिंक। देखो, वो प्रोसेस बताओ जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, गर्म लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाता है और ठंडा लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेंशन या फिर रिफ्लेक्शन। तो देखो, लिक्विड की बात कर रहा है। लिक्विड में जब हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह में, उधर होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट, और उस पार्टिकल्स के मूवमेंट को, हीट ट्रांसफर को बोला जाता है कन्वेक्शन। क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन। ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, राइट। और ये वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ प्राइमरली बाय द प्रोसेस ऑफ। हीट जो है सन से अर्थ पर जो अब आती है तो वो किस प्रोसेस से आती है? या कंडक्शन से आती है, कन्वेक्शन से आती है, रेडिएशन से आती है, या इंसुलेशन से आती है? तो हीट सन से अर्थ की तरफ आती है रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट, टू स्फीयर ऑफ सेम साइज
आर मेड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल से बने हुए हैं। वन इज होलो, ये वाला होलो है, एंड द अदर इज सॉलिड, ये वाला सॉलिड है। इफ दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, अगर उनको सेम टेम्परेचर दिया जाएगा तो देन उस कंडीशन में क्या होगा, द सॉलिड स्फीयर एक्सपेंड मोर, द होलो स्फीयर एक्सपेंड मोर, या फिर बोथ स्फीयर एक्सपेंड इक्वली, या फिर नाइदर एक्सपेंड। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इनको सेम टेम्परेचर दिया जाएगा, क्या ये सॉलिड स्फीयर जो है ये एक्सपेंड ज्यादा करेगा, या फिर होलो स्फीयर जो है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, या फिर दोनों जो है वो एक्सपेंड करेंगे, तो मतलब इक्वली एक्सपेंड करेंगे। तो जब हीट दी जाएगी किसको, इन दोनों को सेम हीट की दी जाएगी, तो इसका आंसर है बोथ स्फीयर एक्सपेंड इक्वली। क्यों बोथ एक्सपेंड इक्वली करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे ये होलो है चाहे ये सॉलिड है, वो मैटर नहीं करता, बस मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट आता है A full length image of a distant tall building can be seen using, एक बड़ी बिल्डिंग की इमेज आपको देखनी हो तो आप किस पे देखेंगे उसको, कन्वेक्स मिरर पे देखेंगे, कनकेव मिरर पे देखेंगे, प्लेन मिरर पे देखेंगे, या फिर कनकेव लेंस पे देखेंगे। देखो एक बड़ी बिल्डिंग हो उसको अगर आपने किसी मिरर में देखना है तो आप देखेंगे उसको कन्वेक्स मिरर में। किस में देखेंगे आप, कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो प्रोवाइड करता है वाइड फील्ड, बहुत बड़े एरिया को कन्वेक्स मिरर जो है वो कवर करता है, एक बड़े एरिया को कवर करता है। इसीलिए ड्राइवर के साथ में जो रेयर व्यू के लिए जो मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है छोटी छोटी दिखती है और बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है, राइट। The change in the direction of a light wave passing from one medium to another medium is called, जब बोल रहा है कि जब डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है, ये यहां से जा रही ऐसे एक मीडियम से, यहां से दूसरे मीडियम में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां जानी चाहिए थी यहां आ गई, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो गई इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। जब डायरेक्शन को चेंज किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उस कंडीशन में क्या होगा। चलिए ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, या सी पार्ट होगा, या डी पार्ट होगा। राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 डिग्री पे हो रहा है। 0 डिग्री पे रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे फॉल कर रहे होंगे। इसमें रूल अप्लाई हो रहा है इमेज फॉर्मेशन का, थर्ड रूल। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, थर्ड रूल। व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from the center of curvature, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस आ रही है। अगर यहां से इंसिडेंट हो रही है इसी रास्ते से वापस आ रही है तो इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल भी हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन, एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट रेडिएट्स, बताता है थर्मल रेडिएशन में अगर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का इंक्रीज किया जाए तो वो क्या रेडिएट करेगा, मोर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, मोर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ, लेस एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, लेस एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। चलिए राइट आंसर क्या है बताइए, तो इसका राइट आंसर है मोर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, मोर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ। क्यों, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा एनर्जी ज्यादा। क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका मतलब होता है एनर्जी ज्यादा। ये किसने बताया था, ये स्टीफन लॉ ने बताया था। किसने बताया था, ये एक स्टीफन है साइंटिस्ट, उसी ने बताया था और उसको बोलते हैं स्टीफन लॉ। उसने बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ उस कंडीशन में क्या होगी, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ उस टाइम पे शॉर्टर होगी, छोटी होगी, शॉर्टर होगी। ये किसने बताया था कि वेवलेंथ शॉर्टर होगी, ये बताया था एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेन था।
क्या नाम था, वेन था, और उसको बोलते हैं वेन्स लॉ। वेन्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उस कंडीशन में वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर रहने वाली है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका है वो ए पार्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? चलिए पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है, कमेंट एक बनता है। अगर आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए जो है वो इसी तरह से क्लासेस लाते रहेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे और आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ए पार्ट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron in an atom, the number of proton in the nucleus of an atom, the number of electron in an atom। चलिए बताइए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? देखो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ सी पार्ट इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom is called atomic number, right? Next, which part of the brain controls balance and coordination? जो आपकी बॉडी का बैलेंस करता है और कोऑर्डिनेट करवाता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, उस ब्रेन के पार्ट्स का नाम क्या है? उसको क्या बोला जाता है? ए पार्ट मेडुला या थैलेमस या सेरिबेलम या फिर सेरिबेरम। तो उसका राइट आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है, सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, राइट? नेक्स्ट, which of the following is a characteristics of asexual reproduction? इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? क्या रिक्वायर सेक्सुअल ऑर्गन्स, या इसमें इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, या ऑकर्स ओनली इन प्लांट, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल में होती है बाइनरी फिशन। क्या होती है? बाइनरी फिशन होती है। और बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? बाइनरी फिशन का मतलब है कि पेरेंट सेल जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में टूट जाता है, और ये जो डॉटर सेल होते हैं इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट सेल के, मतलब आइडेंटिकल होते हैं ये। तो ऑफस्प्रिंग्स और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस? देखो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है मायोपिया, जिसमें नजदीक एक इंसान को नजदीक तो दिखता है लेकिन उसको दूर नहीं दिखता है। तो उस कंडीशन में जो लेंस लगती है वो कौन सी लेंस लगती है? चलिए बताइए। ए पार्ट सिलेंड्रिकल, बी पार्ट कनकेव, सी पार्ट कन्वेक्स और डी पार्ट बाइफोकल लेंस। तो उस कंडीशन में उसको लेंस लगती है कनकेव लेंस, राइट? शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस लगती है और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस लगती है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दिखता है, नजदीक नहीं दिखता है। जब दूर दिखे नजदीक ना दिखे तो कन्वेक्स लेंस, और जब नजदीक दिखे दूर ना दिखे तो कनकेव लेंस, राइट? नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? किस विटामिन का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी? देखो विटामिन सी का नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, इज द राइट आंसर। और विटामिन डी का नाम जो है वो कैल्सीफिरोल है, कैल्सीफिरोल। विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनोल है, रेटिनोल। और विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स से, विटामिन बी जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये याद करने हैं आपको अगर एग्जाम में आपने क्वालिफाई करना है। इस पे मैं एक नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए लाऊंगा, हो सकता है कल या परसों आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका रिस्पांस में देख के ही इस क्लास को है आपके लिए जो है अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन? देखो एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस जब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है, प्रॉपर्टी को चेंज करता है, किसी दूसरी प्रॉपर्टी में चला जाता है, और उसके बाद
उसको रिवर्स नहीं कर पाता है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसी को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाता है, फिर वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में फिर ले आता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। और वो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसी को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। चलिए यहां पे चेक करते हैं केमिकल रिएक्शन कौन सी है। मेल्टिंग आइस, आइस को जब हम पिघला देते हैं तो वाटर बनता है, तो वाटर से हम उसको फ्रीज करके फिर आइस बना सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ये फिजिकल रिएक्शन है, राइट। बॉइलिंग वाटर, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद वेपरेट हो जाता है वो, उन वेपर्स को अगर हम वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे तो वो फिर से मतलब वाटर बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास फिजिकल रिएक्शन है। क्या है? फिजिकल रिएक्शन है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में शुगर जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, वाटर को हम एवेपोरेट कराएंगे तो पीछे जो हमारे पास चीज बचेगी वो फिर से शुगर ही बचेगी, और ये भी हमारे पास फिजिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ वुड, वुड को हम जब जलाएंगे तो वुड किस में चेंज हो जाएगी, एशेज में चेंज हो जाएगी। जब एशेज में चेंज हो जाएगी तो एशेज को हम वुड नहीं बना सकते, इसीलिए यही आंसर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट, which type of reaction is represented by a plus b gives ab। देखो a plus b is the general equation, a plus b gives ab is the general equation of which one, double displacement, displacement, combination या फिर decomposition। देखो a plus b gives ab, यहाँ पे ये चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, this is called combination reaction। कंबाइन हो रही है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर यहां से उलट ले लूं मैं, वो ए बी गिव्स ए प्लस बी, ए बी जो है वो टूट रहा है ए में और बी में, उस कंडीशन में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, HCl जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या देगा, देखो सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा NaCl, और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन इसकी प्लेस पे आ जाएगा, बन जाएगा H2O। तो ये कौन सा साल्ट देगा, क्या सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम नाइट्रेट, तो ये देगा सोडियम क्लोराइड NaCl is the right answer। Which of the following is responsible for the transportation of water in plant। देखो ये प्लांट है तो प्लांट में जो पानी जो है वो पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता कौन है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है वाटर को प्लांट्स में, तो क्या वो जाइलम ट्यूब करती है, क्या वो फ्लोएम करती है, रूट हेयर करती है, या फिर लीव्स करती है। तो जो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करती है वो उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है उसका, जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल, याद रखना है आपने, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल, मिनरल ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। और ये जो मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल की, ये होती है यूनी डायरेक्शनल। क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जाइलम की डायरेक्शन क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, तो ये होती है यूनी डायरेक्शनल, राइट। और फ्लोएम यहाँ पे जो है वो क्या काम करती है, वो काम करती है, देखो ये नीचे से ऊपर लेती है, फ्लोएम जो है वो पत्तों से नीचे की तरफ बॉडी के प्लांट्स के दूसरे हिस्सों में जो है खुराक पहुंचाती है। तो फ्लोएम क्या काम करती है, फूड एंड गैसेस, फूड एंड गैसेस मींस जनरली हम बोल सकते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फूड ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, राइट।
आपको याद रखना है फ्लोएम जो है वो काम करती है बाई डायरेक्शनल और जाइलम जो है वो काम करती है यूनी डायरेक्शनल, और जाइलम ही जो है ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल को। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में कौन सी चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं? क्या सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड, या ऑल ऑफ द अबो? तो बताइए क्या होता है फर्टिलाइजर्स में? तो फर्टिलाइजर्स में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं बनाने में वो होती हैं, आपको सिंपली याद रखना है एनपीके। एनपीके एक ये चीज आपने याद रखनी है, और दूसरा रखना है आपने याद एनपीएस। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। फर्टिलाइजर्स बनती है नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम, मतलब पोटाश। पोटेशियम के पी फॉर फास्फोरस मतलब फास्फेट, राइट, और एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन। और यहाँ पे एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फेट या फिर फास्फोरस, और एस फॉर सल्फर, एस फॉर सल्फर। यह आपको याद रखना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन बेबी? ह्यूमन बेबी में कौन सी चीज उसके सेक्स को डिटरमाइन करती है? क्या फादर्स के क्रोमोसोम्स बेबी के सेक्स डिटरमाइन करती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, या फिर मदर्स के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है बेबी के सेक्स क्रोमोसोम्स, या नंबर ऑफ जीन्स? तो देखो बाप का क्रोमोसोम्स ही बेबी में ट्रांसफर होते हैं। तो फादर्स क्रोमोसोम्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बेबी, राइट? तो बी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस? एक लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? क्या ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस होता है, क्या डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल्स होता है, या डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस होता है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना होता है? चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो ये जो लेंस की फोकल लेंथ होती है, ये बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये होती है डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कन्वेक्स लेंस और ये है फोकस। यहाँ पे क्या होता है? फोकस। ये फोकस है और ये कन्वेक्स लेंस है। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, यहां से यहां तक, इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट? सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? क्या वोल्ट मीटर, क्या ओम मीटर, क्या गैल्वेनोमीटर, क्या ये एम मीटर? तो करंट को जो चीज मेजर करती है वो होती है एम मीटर। एम मीटर इज द राइट आंसर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करती है? वोल्टेज को। वोल्ट मीटर वोल्टेज को, ओम मीटर रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को, एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर, स्मॉल करंट जब हो, एम्पियर बहुत छोटी मतलब बहुत कम करंट को मेजर करता है, राइट? नेक्स्ट, ए सोलेनोइड इज ए कॉइल ऑफ वायर। सोलेनोइड क्या होता है? एक कॉइल, वायर की कॉइल होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनोइड, सोलेनोइड में जब करंट फ्लो होती है, व्हाट डज इट प्रोड्यूसेस? ये क्या प्रोड्यूस करता है? देखो ये सोलेनोइड आपके पास, जिसके ये अंदर से वायर है, ये वायर है, बाहर से इसके ऊपर से क्या होगा? इसके ऊपर से होगा ये जो इंसुलेटर होता है, जो आपकी घरों में वायर्स होती है वो सोलेनोइड्स हम मान के चलते हैं। तो ये बाहर से क्या होगा? इंसुलेटर, और अंदर से होंगी वायर्स। तो ये जो वायर्स होंगी वो जो है वो क्या, उसी को बोला जाता है सोलेनोइड। और वो क्या प्रोड्यूस करती है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर साउंड वेव? तो ये जो सोलेनोइड है, जब इसमें से करंट फ्लो होती है, याद रखना जब भी सोलेनोइड में से करंट फ्लो होती है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है, याद रखना है आपने। और सोलेनोइड में जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम है लीनियर, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन?
एसिड रेन का प्राइमरी काज क्या है, ये क्या करता है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ओजोन डिप्लेशन करता है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, या फिर ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है इसमें यही प्राइमरी काज है इसका। तो यहाँ पे जो एसिड रेन है ये प्रोड्यूस करती हैं दो गैसेस को, और वो दो गैसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हार्मफुल है। एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और N2O। ये दोनों जो हैं ये हार्मफुल गैसेस हैं, और इससे ही क्या है इफेक्ट पड़ता है किस पे? मार्बल्स वाली बिल्डिंग पे। जो मार्बल्स वाली बिल्डिंग है, इन दो गैसेस एसिड रेन इन्हीं को बोला जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इनसे ही मार्बल्स वाली बिल्डिंग पे जो है असर पड़ता है और मार्बल जो है खराब होने लगता है। जैसे ताजमहल का कलर कैसे हो रहा है? येलोविश हो रहा है। क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द acid rain, nitrogen oxide and sulfur dioxide, right? Next, what are the, देखो इसमें हमने इस मैराथन में हमने कंप्लीट सिलेबस आपका एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है। जितना भी सिलेबस है आप चेक कीजिए, मैराथन के साथ कंपेयर कीजिए, हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत मेहनत के साथ हमने इन क्वेश्चन को कंपोज किया है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। लाइक बहुत जरूरी है, शेयर बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में डिकम्पोजर कौन होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो चीजों को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। उनको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम में कौन होंगे? वो क्या प्लांट होंगे, क्या एनिमल्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर चेंज व्हेन लिटमस पेपर इज डिप्ड इन एसिड? देखो लिटमस पेपर जो होता है, जब इसको एसिड में डुबोया जाएगा तो लिटमस पेपर, मैंने एसिड और बेस में आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था। तो जब भी लिटमस पेपर पे हम एसिड गिरा देते हैं तो लिटमस जो है वो अपना कलर चेंज कर देता है फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए पार्ट, ब्लू टू रेड। यस, यही जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की मेन ओर कौन सी है? क्या बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, गैलिना है, मैग्नीटाइट है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हेमाटाइट किसकी है? आयरन की है। किसकी है? आयरन की है। मैग्नीटाइट किसकी है? ये भी किसकी है? आयरन की है। और गैलिना किसकी है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, गैलिना वो और बताइए किसकी है। यहाँ पे हेमाटाइट का थोड़ा बता देता हूं और मैग्नीटाइट का जो है वो बता देता हूं। यहाँ पे हमें आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है। आयरन कंसंट्रेशन आपको पूछा जाएगा विच ओर हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, दैट इज मैग्नीटाइट। और दूसरे नंबर पे आती है हेमाटाइट। चलिए दो और हैं, एक का नाम है सिडराइट, और फोर्थ वाली का नाम आप बताएंगे। चलिए बताइए, कमेंट्स में बताना जरूरी है ताकि हमें भी पता चले कि आप जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? किस ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड? क्या थायराइड ग्लैंड को बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, या पैनक्रियाज को बोला जाता है, या फिर एड्रिनल को बोला जाता है? चलिए बताइए, शाबाश। 1 सेकंड 2 सेकंड आपको दे रहा हूं, किस ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो दैट इज ए पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट? कौन सा आंख का हिस्सा जो है वो कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में जो है वो कितनी लाइट जो एंटर होनी चाहिए? क्या रेटिना, या फिर कॉर्निया, या फिर आइरस, या फिर ऑप्टिकल नर्व? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आइरस। आइरस कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट जो है एंटर होनी चाहिए। चलिए रेटिना का फंक्शन बताइए। तो रेटिना का फंक्शन होता है इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे होता है पीछे रेटिना, तो इमेज जो फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे। और कौन सी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट? कॉर्निया क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है?
प्रोटेक्शन एंड शेप प्रोवाइड करता है आंख को, राइट। ऑप्टिकल नर्व क्या करती हैं? ऑप्टिकल नर्व जो है ये सिग्नल भेजती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल को चेंज करती हैं, केमिकल सिग्नल्स को चेंज करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से वापस आंख तक पहुंचाती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है जो खत्म ना हो, जो एग्जॉस्ट ना हो, जो अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड पढ़ाया है आपको, अनलिमिटेड को क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल। चलिए बताइए कौन सी है रिन्यूएबल? कोल है क्या? नहीं, नॉन रिन्यूएबल है, बना नहीं सकते। पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल है, मिलियन ऑफ ईयर लेता है। नेचुरल गैस जो है नॉन रिन्यूएबल है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास विंड है। विंड इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए स्क्रबर? देखो स्क्रबर का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? इन कोल फायर्ड पावर प्लांट, कोल फायर्ड पावर प्लांट में जो कोल से चलता है पावर प्लांट, वहां पे स्क्रबर का यूज क्या होता है? क्या? टू इंक्रीज कोल एफिशिएंसी, इसलिए स्क्रबर यूज करते हैं। टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस, या इसलिए यूज करते हैं टू कूल द वाटर, या फिर वाटर को कूल करने के लिए, या फिर टू ब्रेक डाउन कोल, या फिर कोल को ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रबर है वो यूज होता है कोल फायर्ड पावर प्लांट में, इसलिए ताकि वो रिमूव कर सके सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस, धुएं वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड्स को जो है रिमूव करते हैं। देखो आपने बड़े बड़े स्क्रबर्स, वो बड़े बड़े फैन देखे होंगे, वही जो है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। जब मेटल को बोलते हैं थिन शीट्स में बांट दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? जब शीट्स में जो है मेटल्स को चेंज किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? बताइए। डक्टाइल, मैलिबिलिटी, सोनोरिटी, या फिर डक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो कौन सी होती है जब शीट्स में बांटते हैं मेटल को? उसको बोलते हैं मैलिबल। क्या बोलते हैं? मैलिबल। डक्टाइल क्या होता है? जब वायर्स में उसको मेटल्स को हम खींचते हैं। सोनोरिटी क्या होता है? जब वो बेल साउंड प्रोड्यूस करती है, बेल साउंड प्रोड्यूस करती है। और कंडक्टिविटी जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? देखो नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? ये क्या बेसिक ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, या फिर नो रिएक्शन? तो याद रखना है आपने, जब नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड, और या फिर उसको न्यूट्रल ऑक्साइड भी कभी कभार बनाता है। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये बताइए जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है? वो बनाता है बेसिक ऑक्साइड। मेटल बनाता है ऑक्सीजन के साथ बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल बनाता है एसिड ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट आता है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड? कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है? तो वाटर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिलीज करता है एक गैस को, उसका नाम क्या है? क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या फिर नाइट्रोजन है? तो उसका एक ही नाम है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसको हम सिंपली बोल सकते हैं साइकोपेंट, मतलब चापलूस। चापलूसी करता है, आपके मुंह पे आपका जैसा, मेरे मुंह पे मेरे जैसा। तो ये होता है एक मेटल, और वो कौन सा है? वो इसमें से कौन सा है वो मेटल? सॉरी मेटल नहीं, ये वो कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ये है Na2O या फिर K2O, ये Al2O3, ये MgO। तो ये राइट आंसर इसका है अल्मोनियम ऑक्साइड। अल्मोनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक
ऑक्साइड है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ मर्करी, मर्करी का अलॉय इसमें से कौन है? चलिए, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एमलगाम है या फिर सोल्डर है। तो मर्करी का अलॉय जो है, मतलब जिसमें मर्करी अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का बना हुआ, उसी को अलॉय बोला जाता है। इसमें से मर्करी का अलॉय जो है वो एमलगम है, एमलगम मर्करी का अलॉय है। ब्रास किसका है? चलिए बताइए, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलामाइन, बॉक्साइट, मेलाचाइट एंड सीडीराइट आर रेस्पेक्टिव ओर्स ऑफ। देखो, ये सारी जो हैं ये ओर्स हैं। क्या है? ओर्स। ओर्स वो जगह, वो चीज होती है जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बताइए कैलामाइट किसका है? राइट आंसर जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है या फिर आयरन है। आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है या फिर कॉपर है। कॉपर है, आयरन है, जिंक है या फिर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है या फिर जिंक है। कैलामाइट और जो है ये होती है जिंक की। कैलामाइट किसकी होती है? जिंक की, राइट। और बॉक्साइट जो होती है वो होती है एल्युमिनियम की ओर। और मेलाचाइट जो होती है, मेलाचाइट होती है कॉपर की ओर। और सिडीराइट जो होती है वो होती है आयरन की ओर। आयरन की तीन और हैं, वो है हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, एक और बताएं आप, वो आपके जिम्मे मैंने पीछे जो है बता दिया है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑलवेज फाउंड इन द फ्री नेटिव स्टेट इन नेचर। देखो, ऐसा मेटल बताओ जो फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है। नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब होता है रिएक्शन नहीं करता है। और इनको नोबल मेटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल मेटल। नोबल मेटल तो वो कौन है? आयरन है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है। तो ये है हमारे पास गोल्ड इज द नेटिव स्टेट मेटल या फिर फ्री स्टेट इन नेचर। ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा नीचे है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें सोडियम है, और फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम, राइट। नेक्स्ट आता है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है? या सिलिकॉन पाया जाता है, आयरन, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर? चलिए बताइए कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में वेट के हिसाब से? तो ये है हमारे पास राइट आंसर, एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है, अबंडेंट है, मतलब ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में वेट के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट आता है द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी जो है वो कैरी करती है? कल के मैराथन में भी मैंने आपको ये समझाया था। चलिए बताइए, पल्मोनरी आर्टरी है, रिनाल आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी है या कोरोनरी आर्टरी है? तो दैट वन इज पल्मोनरी आर्टरी, और ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, राइट। बाकी सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बॉडी, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। इसमें से कौन से हैं जो एनर्जी फूड मानी जाती हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रॉफेज? तो एनर्जी जो खाना हमें देती हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, राइट। प्रोटीन से हमें क्या होता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है ग्रोथ। ग्रोथ हमारी और डेवलपमेंट के लिए काम जो करता है वो प्रोटीन है। विटामिन क्या करता है? विटामिन जो है डिजीजेस से हमें बचाता है। वाटर एंड रॉफेज क्या करता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है। विटामिन डिजीज से लड़ता है। किससे? डिजीज से लड़ता है। नेक्स्ट आता है in which mode of nutrition and organism derive its food from the body of another living organism without killing it। बताता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना चुराता है, लेकिन वो जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो लिविंग होगा। क्या होगा? डेड नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। जो खाना चुरा रहा है उसको बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाता है? पैरासाइट। और जिससे वो खाना चुराता है उसको बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट। होस्ट से खाना कौन चुराता है? पैरासाइट चुराता है। तो वो कौन सी हमारे पास कौन सी न्यूट्रिशन कहलाएगी?
सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैराजाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है पैराजाइटिक न्यूट्रिशन। पैराजाइटिक न्यूट्रिशन। पैराजाइटिक न्यूट्रिशन में पैराजाइट जो है वो होस्ट से अपना खाना चुराता है। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है? डेड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉपिक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा जो अपना खाना खुद बनाता है। होलोजोइक बताइए कौन सा है? होलोजोइक आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखो, ट्रांसपोर्ट जो वाटर करता है वो जाइलम करता है, लेकिन ऑब्जर्व कौन करता है पानी को? वो रूट्स करते हैं। कौन करते हैं? रूट्स करते हैं प्लांट के। ऑब्जर्व और ट्रांसपोर्ट करता है आगे जाइलम फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको डिफ्यूजन बोला जाता है, ट्रांसपायरेशन बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है, या नन ऑफ द अबो। तो वो जो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर होता है रूट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। जब रूट्स जो है वो अपनी तरफ जो है पानी को खींचते हैं, चूसते हैं, तो उसी को बोले वो किस प्रोसेस से ये काम करते हैं? उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration. The process of transfer of water from higher concentration to lower concentration is called osmosis, right? अब आता है नेक्स्ट, हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। हार्डनेस जो होता है पानी में, जब हार्ड, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्डनेस पानी में किसकी प्रेजेंस से होता है? क्या कैल्शियम आयंस की वजह से होता है, मैग्नीशियम आयंस की वजह से होता है, या इनमें से कोई भी नहीं, या फिर बोथ ऑफ द अबो? तो ये जो इसका जो हार्डनेस पानी में आता है वो हार्डनेस होता है प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दोनों की वजह से। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। इन दोनों की वजह से जो है वो पानी जो है हार्ड होता है। और सॉफ्ट किसकी वजह से होता है? चलिए, सॉफ्ट वाटर किसकी वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सकता है पूछेंगे। नेक्स्ट आता है Which of the following is not a measure of सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा जो है वो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट नहीं है? मतलब सस्टेनेबल, अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना। प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स, कैनाल्स और डैम से लीकेज को रोकना, क्या यह सस्टेनेबल नहीं है? रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, मतलब खुले में पानी का कम कर देना, ऐसे फालतू में पानी को जाया नहीं करना, जमीन पे जो है चलने नहीं देना। प्रिवेंटिंग लॉस इन द म्यूनिसिपल पाइप्स, प्रिवेंट करना लॉस को किस में? म्यूनिसिपल पाइप्स में, राइट? बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वायर्स इन प्लेस ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट, या फिर छोटे छोटे मतलब आप समझो रिजर्वायर्स बनाने, हाउस बनाने, टंकीज बनानी, उनमें जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो ले आने और वो बना लेने। तो ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर है वो है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, जमीन पे पानी को चलने से रोकना, ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, राइट? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो? ताजमहल को येलो बनाने में कौन सा इसमें है वो चीज है जो उसको येलो बना रही है? तो अभी पहले एक क्वेश्चन आया था, क्या वो सल्फर है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो यहाँ पे ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये राइट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल को येलोविश बना रहा है, मार्बल को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज, जो फोटोकेमिकल का स्मॉग मेजर कंपोनेंट उसका क्या होता है? क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबो होता है? तो इसका जो राइट आंसर है फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, जो ओजोन के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय स्मॉग? स्मॉग से कौन सी डिजीजेस जो हैं वो काज होती हैं? क्या रिकेट्स होती हैं, या ब्रोंच होती हैं, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, या ऑल ऑफ द अबो? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो, ये सारी बीमारियां जो हैं ये स्मॉग से काज हो सकती हैं।
नेक्स्ट आता है विच व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग दमसेल्फ विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। बता रहा है वो यूनिट क्या होगा, वो फंक्शनल यूनिट क्या होगा जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ मिलके रह रहे होंगे, तो या इंटरेक्शन कर रहे होंगे, उसी को बोला जाता है क्या, पॉपुलेशन, बायोम, लैंडस्केप या फिर इकोसिस्टम। ये राइट आंसर इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रह रहे होते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। तो बायोटिक जो है ये होता है लिविंग, बायोटिक होते हैं लिविंग और एबियोटिक होते हैं नॉन लिविंग। इसमें से बताओ नॉन लिविंग कौन सा है, क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिविंग है, प्लांट लिविंग है, सॉइल फंजाई जो है ये लिविंग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सॉइल है। सॉइल इज द एबियोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है which component are responsible for cycling nutrients in an ecosystem by breaking down dead organic matter। dead organic matter को break down करने में कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ताकि इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइकिल रिसाइकल हो जाएं, मतलब वापस जो है चलते जाएं। तो डेड मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन चीज जो है वो ब्रेक करता है, क्या प्रोड्यूसर करते हैं, क्या डिकम्पोजर करते हैं, हार्बीवोर्स या फिर कार्निवोर। तो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं और वो दोबारा से साइक्लिक न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम में बन जाते हैं। तो प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं वो हार्बीवोर्स को खाते हैं। कार्निवोर्स हार्बीवोर्स को और हार्बीवोर्स प्लांट्स को, प्रोड्यूसर को। यहाँ पे आपको चेक करना होगा, देखो कार्निवोर खाता है किसको, हार्बीवोर को, हार्बीवोर खाता है किसको, प्रोड्यूसर को, राइट। ये आपको याद रखनी है सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग विच इंक्लूड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो वो एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, उनमें एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में पाए जाते हैं, ए पॉपुलेशन, एन इकोसिस्टम, ए कम्युनिटी, ए स्पेशीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी पार्ट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में जुड़ के रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ और एनर्जी फ्लो करते हैं, मतलब इसी में जो है वो एनर्जी फ्लो का मतलब है फूड चेन, फूड चेन बनती है, राइट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में करेक्ट फूड चेन क्या होती है बताइए, ग्रास हॉपर टू फॉक्स टू रैबिट, फाइटोप्लैंक्टन टू जूप्लैंक्टन या फिर फिश, या फिर लाइन टू ग्रास टू डियर, रैबिट टू ग्रास टू फॉक्स। देखो फॉक्स जो है ग्रास को नहीं खाती, रैबिट जो है फॉक्स को नहीं खाती, ये गलत है। यहाँ पे आइए, रैबिट जो है वो ग्रास को खाता है लेकिन ग्रास जो है फॉक्स को नहीं खाता है, ये भी गलत है। लाइन जो है वो ग्रास खाएगा क्या, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन को खाता है और जूप्लैंक्टन को फिश खाती है, राइट। ये वाला जो बी पार्ट है ये बिल्कुल राइट आंसर है। फाइटोप्लैंक्टन है प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाते हैं छोटे छोटे जानवर, कौन से, एक्वाटिक एनिमल, और वो छोटे छोटों को खाती है मछली। तो ये वाला जो फूड चेन है ये बिल्कुल राइट आंसर है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इज मस्ट। यहाँ पे काफी लंबी क्लास हो रही है, चलिए सब्सक्राइब तो बनता है। यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स इकोसिस्टम इज नोन एज। बता रहा है कि ये जो कोई भी स्पीशीज हो उसकी पोजीशन या उसका फिर कोई यूनिक रोल अगर इकोसिस्टम में होता है उसे क्या बोला जाता है, क्या हैबिटेट बोला जाता है, बायोम बोला जाता है, इकोलॉजिकल नीश बोला जाता है या फिर सक्सेशन बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश इज द राइट आंसर जब किसी स्पीशीज का यूनिक फंक्शन या फिर यूनिक पोजीशन इकोसिस्टम में होती है, उसको इकोलॉजिकल नीश बोला जाता है।
What are the two main categories of इकोसिस्टम बेस्ड ऑन हैबिटेट? हैबिटेट के बेस पे इकोसिस्टम की दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फॉरेस्ट या डेजर्ट है, पॉन्ड या लेक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक है, माउंटेन एंड प्लेन है। तो हैबिटेट के बेस पे दो हमारे पास मेन इकोसिस्टम की कैटेगरीज हैं और वो है एक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब वाटर। ये दो हमारे पास है। देखो या तो इंसान या तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग लैंड पे रहेंगे या तो फिर वाटर में रहेंगे। दो ही चीजें हैं, दो ही जगहें हैं रहने की। वही कहते हैं इकोसिस्टम में दो प्लेस हैं जहां पे लिविंग थिंग्स जो है वो रह सकते हैं, या तो लैंड या तो वाटर, राइट। नेक्स्ट, which international treaty was designed to protect the ozone layer? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ट्रीटी जो है वो डिजाइन की गई थी? नंबर 1 योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है, बताइए चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एग्रीमेंट किया गया था ताकि प्रोटेक्ट किया जाए किसको? ओजोन लेयर को। इसमें बहुत सारे जो है कंट्रीज ने साइन किया था। बताइए ये योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? ये था क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो साइन किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट किस लिए किया था? इसमें 21 एजेंडा था। चलिए वो बताइए, अगर आपने जीएस पढ़ा है तो 21 एजेंडा किस लिए था? नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर? कौन सा केमिकल जो है रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए? मतलब ओजोन लेयर की बर्बादी का सबसे मेन केमिकल कौन सा है? वो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है या फिर मीथेन से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, राइट। नेक्स्ट आता है, विच टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो है वो अक्सर जो है यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है और अर्थ पे जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको यूवी रेज से बचाती है। इसीलिए ओजोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो किस रेज से बचाती है? क्या वो यूवी ए होती है, यूवी बी होती है या फिर यूवी सी होती है, या बोथ UVB and UVC होती है? तो UVB and UVC are the right answer for ozone layer observation. नेक्स्ट आता है, द क्रॉस इन विच पेरेंट्स डिफर इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। देखो अब सिंगल पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से, सिंगल, सिंगल का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था मोनो, और डबल का मतलब होता है डाई, और ट्रिपल का मतलब होता है ट्राई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में सिर्फ एक ट्रेट, एक करेक्टर का डिफरेंस मेजर किया जाए, उसी को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द जनरेशन? डाइहाइब्रिड क्रॉस, कल मैंने आपको फिनोटाइपिक मोनो हाइब्रिड, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइप बताया था। फिनोटाइप क्या था? चलिए बताइए, क्या 1:2, 1:2:1, 9:3:3:1, 3:9:3:1? तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला है। तो डाई हाइब्रिड का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 9:3:3:1। और मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप में क्या बताया था? फिनोटाइप में बताया था 3:1, और जीनोटाइप में बताया था 1:2:1, राइट। नेक्स्ट आता है, द लॉ वी स्टेट दैट एलीज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे एलीज जो है वो सेपरेट की जाती हैं। उस लॉ, वो ये किसने स्टेट किया था कि एलीज को सेपरेट किया जाता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान? कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट ने किया था, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस ने, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने, या ऑफ लिंकेज ने? चलिए बताइए, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बताइए राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही बताता है कि एलीज को सेपरेट किया जाता है जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है, राइट। नेक्स्ट आता है, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म इज।
क्या स्टेम में होगा, रूट में होगा, फ्लावर में होगा या फिर लीफ में होगा? तो वो होता है फ्लावर में। जिन प्लांट्स में फ्लावर में रिप्रोडक्शन होती है उन्हें एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो उसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन को, बीज को पहुंचाया जाएगा उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा। The process of producing new plants from vegetative parts like roots, stems and leaves is called। देखो, एक प्रोसेस है जहां पे नए प्लांट्स को बनाया जाता है, किससे? फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से, लाइक रूट से बनाया जाता है, स्टेम से बनाया जाता है या फिर लीव से है, दूसरे प्लांट्स को निकाला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है? देखो, जब भी रूट से दूसरे प्लांट्स को निकाला जाए, स्टेम से दूसरे प्लांट्स को, उसकी स्टेम से दूसरा प्लांट निकाला जाए या फिर लीव्स से दूसरे प्लांट्स को निकाला जाए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सब प्रोसेस को, इन सब चीजों में जो प्रोसेस यूज होता है उसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सी पार्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। बडिंग से कौन से एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या अमीबा करता है, क्या स्टारफिश करता है, हाइड्रा करता है या पैरामीशियम करता है? तो बडिंग से जो एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हाइड्रा बोला जाता है। तो हाइड्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन फॉर लैकिंग वेस्कुलर टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को बताओ जिनमें लैक कर रही है क्या? वेस्कुलर टिश्यू, मतलब ना जाइलम ना फिलोयम, एंड हैविंग थाइलॉइड बॉडी, और उनकी बॉडी क्या होती है? थाइलॉइड होती है। उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? टेरिडोफाइट्स बोला जाता है या फिर जिम्नोस्पर्म बोला जाता है या ब्रायोफाइट्स बोला जाता है या फिर एंजियोस्पर्म बोला जाता है। तो जिनमें लैक करता है वेस्कुलर टिश्यू, मतलब ना उनमें जाइलम है ना ही फ्लोयम है, तो उन प्लांट्स को बोला जाता है ब्रायोफाइट। क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, प्लांट दैट प्रोड्यूसेस सीड बट लैक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर क्लासिफाइड एज। ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं सीड को लेकिन उनमें लैक करता है क्या? ना तो फ्लावर्स होते हैं और ना ही वो फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है? क्या एंजियोस्पर्म होता है, क्या ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या टेरिडोफाइट्स होते हैं या जिम्नोस्पर्म होता है? तो ऐसे प्लांट्स को जिनमें खाली बीज होता है, ना फ्लावर होता है और ना ही फ्रूट होता है, उनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट आता है एनिमल्स दैट आर कोल्ड ब्लडेड ले एग्स। ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अंडे डालते हैं, एंड हैव स्किन कवर्ड विद ड्राई स्केल, और उनकी स्किन जो होती है सूखे स्केल से, मतलब पैचेस से ढकी होती है, उनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स या फिर बर्ड्स। तो वही होते हैं आपके पास रेप्टाइल। रेप्टाइल मैमल्स एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अंडे देते हैं, और इनके स्किन जो होती है ड्राई स्केल्स होते हैं, मतलब पैचेस से, ऐसे ऐसे पैचेस से कवर होती है, राइट। तो ये थी आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपका कितना स्कोर हुआ? आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन था। इस क्लास को हम यही करते हैं दी एंड। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को। अगर पीडीएफ आपको रिक्वायर है तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए किस टॉपिक पे लानी है, किस किस्म की आपको क्लास चाहिए, वो हम आपके लिए वो क्लास जो है वो आप लोग तैयार करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास का आपको करना होगा इंतजार। हाँ, हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।